बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 2 जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉज जो है ना, केमिकल कॉम्बिनेशंस, कीमियाई मेलाप किस तरह होता है, केमिकल कॉम्बिनेशंस हम किसे कहते हैं। इसके अंदर हमारा और भी बहुत से टॉपिक्स आ जाएंगे इसके अंदर। तो चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहला हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हम किसे कहते हैं कि व्हेन टू or more substances combine together or a single substance change up to produce one or more substances with entirely different properties such as called chemical reaction। कीमियाई तामल, केमिकल रिएक्शंस को हम अगर दूसरी डेफिनेशन भी एक्सप्लेन करना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स, एटम्स, सबस्टेंसेस को हम आपस में जोड़ते हैं, फिर वो मिलकर एक मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, सबस्टेंस बनाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ या उनकी तब्दीलियाँ डिफरेंट होती हैं। हम केमिकल रिएक्शन को केमिकल चेंज भी कह सकते हैं। हम एक और तरीके से भी केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस in which nature and composition of substances are changed। हम केमिकल रिएक्शन उसे कहते हैं ऐसी चीज़ें जिनकी फितरत और साख्त तब्दील हो जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे आयरन, लोहा और ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो फिर एक रस्ट, लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, ये जिसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। इसी तरह और भी, अगर एक कागज़ है या एक लकड़ी है, हम उसे जलाते हैं और वो जलाने के बाद राख में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसे भी हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह हमारा जो है एक और रिएक्शन भी है यहाँ पे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो इस चैप्टर को समझने से पहले हमें केमिकल रिएक्शन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन हम उसे कहते हैं जिसमें दो चीज़ें मिलकर एक नई चीज़ क्रिएट करती हैं। वो सबस्टेंस, प्रॉपर्टीज़ हर लिहाज से डिफरेंट होती हैं, उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल सेकेंड टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये लॉज कहते हैं हम असूल को। केमिस्ट्री डील्स विथ द केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट हैड फाउंड दैट these changes are governed by some empirical law known as law of chemical combination। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की हमारे पास डेफिनेशन है कि केमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं ना, वो केमिस्ट हमें बताते हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शंस के अंदर तब्दीलियां आती हैं, ये खुद ब खुद नहीं आती। इनके अंदर कुछ इम्प्रिकल, कुछ सादा कानून मुलविस होते हैं जिन्हें हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। हमारी स्टडी के अंदर शामिल होगा सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नंबर 2 लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ रिसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बिल्कुल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सबसे पहले हमारे पास इसका जो है कि इंट्रोडक्शन होगा कि भाई ये किसने दिया था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज प्रोवाइडेड बाय फ्रेंच केमिस्ट एंटोनियो लेवेजर इन 1789। यहाँ पे 85 70 1785 gave the law of conservation of mass। this law was stated कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल चेंज। माना मकसद क्या है कि हम जब कोई भी चीज़, केमिकल रिएक्शन जब कराएंगे तो उसमें कोई ना चीज़ पैदा होगी ना तबाह होगी, ठीक है ना। मैटर जो है, जो मादा है, उसके अंदर मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल चेंज। या इसके अंदर हम इसको इस तरह भी कहते हैं, मास last state law of conservation of mass was also stated that mass neither be created nor be destroyed during chemical reaction। माना जब आप केमिकल रिएक्शन करवाएंगे ना तो उसके अंदर मास के अंदर तब्दीली आएगी, ना आपका कोई चीज़ आप पैदा कर सकते हैं, ना इस कोई चीज़ तबाह कर सकते हैं।
माना रिएक्शन से पहले जो वजन है ऑब्जेक्ट्स का और रिएक्शन के बाद जो ऑब्जेक्ट का वजन है वो हमेशा सिमिलर रहेगा, इनके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। एक और डेफिनेशन है, आफ्टर at least if in any chemical reaction initial mass of reacting substance equal to the final mass of the product। माना हम ऐसे भी कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हमारी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं, तो यहाँ पे आप एक केमिकल रिएक्शन देखें, ये Fe और O2 ये जो है ये हमारा रिएक्टेंट है और FeO3 ये हमारा प्रोडक्ट है। जब हम इनका मास निकालें तो इस रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास बराबर आए, तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप अच्छी तरह समझ गए कि आफ्टर लेटेस्ट रिसर्च लॉ कैन बी स्टेटेड। अब एक नई रिसर्च आई है उसके भी बिहाफ से हम इसको एक्सप्लेन कह सकते हैं, देयर इज नो डिटेक्टेबल गेन और लॉस ऑफ मास इन एनी ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। माना जब आप केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो ना मास बढ़ता है ना मास कम होता है। ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम इसकी प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन देखते हैं। इसको ये कह सकते हैं कि भाई जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था किसने वेरीफाई किया था, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है उसे वेरीफाई किया था लेंडोल्ट, हेनरी लेंडोल्ट ने। द लॉ वाज वेरीफाइड मेनी एक्सपर्टीज परफॉर्म हेनरी लेंडोल्ट, ही वाज अ जर्मन केमिस्ट। हेनरी लेंडोल्ट साहब जो थे वो जर्मन से बिलोंग करते थे और कीमियादान थे। इज मोस्ट पॉपुलर एंड सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंट एज फॉलोस। उनका एक मशहूर जो है ना एक तजर्बा यहाँ पे बताया गया है। अब देखें जो आपके हेनरी लेंडोल्ट थे उन्होंने एक एच नुमा शेप्ड यू ट्यूब एच नुमा शेप ट्यूब ली। माना उसके दो ट्यूबें ली, एक ट्यूब के अंदर सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दो चीज़ों माना इनका अलग अलग वेट करके डाला, और फिर दूसरी ट्यूब के अंदर HCl सिल्वर क्लोराइड और नाइट्रिक एसिड, इन माना ये प्रोडक्ट्स हैं। माना जब AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अलग ट्यूब में, और फिर उन दोनों को आपस में हिलाया और मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद जो उसमें प्रोडक्ट ऑब्टेंड हुई AgCl सिल्वर क्लोराइड और नाइट्रिक एसिड HNO3, तो जो पहले वजन किया था और रिएक्शन के बाद वजन कराया तो दोनों का वजन सेम था। तो इससे साबित हुआ कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल क्लियर है कि जब भी रिएक्शन करवाते हैं तो ना मास पैदा होता है ना मास तबाह होता है। इसी तरह इसी से एक रिलेट चीज़ और आ जाती है जिसे हम कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि सर्टेन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लाइक यूरेनियम अंडरगो चेंजेस ऑफ सच नेचर एंड वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मास इज कन्वेंशनल एनर्जी बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हमने देखा है कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जैसे यूरेनियम है, फ्रेंसियम है, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो जो कि उनकी फितरत होती है कि थोड़ा जो मास होता है कि ये उनका कन्वर्ट होता है एनर्जी के अंदर बाय फॉलोइंग। इस इक्वेशन में हमें शो किया जो 1906 के अंदर एक मशहूर एक इक्वेशन है जिसको हम आइंस्टाइन इक्वेशन भी कहते हैं। आइंस्टाइन इसके अंदर E इज इक्वल mc²। m यहाँ पर क्या है, m इज द मास ऑफ द सब्सटेंस है जो हम ग्राम में लिखते हैं मिलीग्राम में, और c जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है जो आपको पता है कि 3 × 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है। बाय पुटिंग दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन A we can calculate the amount of energy obtained by the conservation of the mass। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसके अंदर अगर हम C की जगह पे ये वैल्यू पुट करें और मास को पुट करें तो हमें इजीली ये वैल्यू मिल जाए। वी कैन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द कंजर्वेशन ऑफ मास। मानो कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसमें लाइट की ये जो लाइट है स्पीड वेलोसिटी लाइट की है, और जितना वो जो ऑब्जेक्ट जो चीज़ें हम ले रहे हैं उनका वजन आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें पता लग जाएगा कि इसके अंदर जो है ना एनर्जी चेंज कितना आया है। हम आराम के साथ एनर्जी जो ऑब्टेन हम काउंट कर सकते हैं। द चेंज ऑफ मास इन ऑर्डिनरी एक्सपेरिमेंट इज सो स्मॉल इट इज कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ऑर्डिनरी वेइंग टेक्निक्स। तो जब केमिकल चेंज होते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, तो ये तजर्बा आम तजर्बे से जाहिर हुआ है कि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनका जो मास मालूम करना बड़ा मुश्किल होता है दूसरी मशीन से। तो चेंज ऑफ मास इन ऑर्डिनरी एक्सपेरिमेंट इज सो स्मॉल। ठीक है, तो इसके लिए ये मेथड बेहतरीन है। फाइनली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन बी स्टेटेड देयर इज नो डिटेक्टेबल गेन और लॉस ऑफ मास इज ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। तो एक बेस्ट डेफिनेशन है कि भाई देयर इज नो डिटेक्टेबल गेन और लॉस ऑफ मास इन द ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस।
इसके अंदर सबसे पहले इसकी जो है स्टेटमेंट है, इसमें क्या कहा गया है कि भाई डिफरेंट सैंपल्स ऑफ द सेम कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर सेम प्रोपोर्शन बाय द मास। ये कहता है कि मुख्तलिफ किस्म के सैंपल्स होते हैं और कंपाउंड सेम होता है, लेकिन एलिमेंट सेम कंबाइन होते हैं, उनका मास जो है ना रेशो सेम होता है, मतलब सिर्फ सैंपल मुख्तलिफ होते हैं, हर चीज़ से हिसाब से वो सिंपल होते हैं। यहाँ पर एक मिसाल दी गई है आपको वाटर की। देखें वाटर, अब आप अगर एक सिंपल मिसाल, अगर आप समंदर का पानी ले रहे हैं, सी का, दरिया का, रिवर का पानी ले रहे हैं, झील का पानी ले रहे हैं, या ज़मीन से नेचुरल पानी ले रहे हैं, ये सब अलग अलग सैंपल्स हैं, या रेन का पानी ले रहे हैं, ये अलग। लेकिन जब भी इनका फार्मूला होगा तो H2O होगा, एलिमेंट सेम होंगे, कंपाउंड H2O सेम होगा, और उसका मास का रेशो जो है 2:16 माना 1:8 सेम होगा। लेकिन सिर्फ क्या है, सैंपल चेंज है। माना लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ कंपोजिशन हमें क्या बताता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ कंपोजिशन हमें ये बताता है कि सैंपल्स मुख्तलिफ होते हैं लेकिन कंपाउंड हमेशा सेम होता है, एलिमेंट्स हमेशा सेम होते हैं, और उनका मास रेशो हमेशा सेम होता है। इसी तरह एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है इस लॉ की। एक स्वीडिश केमिस्ट था जे बर्जीलियस, जिन्होंने एक तजर्बा किया और साबित किया कि भाई जो ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है, उन्होंने एक सबस्टेंस बनाया था लीड सल्फाइड। पहले उन्होंने जो लीड सल्फाइड बनाया उसमें 10 ग्राम लीड लिया और 1.56 ग्राम सल्फर कंबाइन, वो बना लीड सल्फाइड बना 11.56 ग्राम का। लेकिन दोबारा जब उन्होंने इस दोबारा केमिकल को बढ़ाया तो उसने लीड 18 ग्राम लिया और सल्फर वही 1.56 ग्राम लिया। तो लेकिन जब उन्होंने ये मिकदार बढ़ाई तो सबस्टेंस वही जो है ना 11.6 ग्राम का बना लीड सल्फाइड, लेकिन 8 ग्राम जो लीड थी वो अनयूज, इस्तेमाल नहीं हुई। तो इससे ये साबित हुआ कि कोई भी कंपाउंड जो होता है उसके सैंपल्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, उसका कंपाउंड, उसका मास, उसके एलिमेंट हमेशा सेम होते हैं। तो इस इंडिकेट लीड एंड सल्फाइड ऑलवेज कंबाइन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास। तो इस तजर्बे से भी हमें यही पता लगता है कि जो लीड और सल्फाइड है वो हमेशा जब भी आपस में जुड़ते हैं तो फिक्स्ड रेशियो और मास से जुड़ते हैं। तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो आज का जो लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। आप लोगों से हमारी दरख्वास्त है कि आप जो है ना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि ये जो रोज़ाना के जो लेक्चर्स हैं, जो 9th की केमिस्ट्री की जो बुक हैं, जो डेली लेक्चर चल रहे हैं टॉपिक टू टॉपिक, जो आपके लिए बड़े मददगार हैं। चाहे वो आपकी 9th की क्लास है, 9th की क्लास का सब्जेक्ट है, या आप GST PST की तैयारी कर रहे हैं, या स्पार्को या पाक स्विच की, तो आप घर में बैठकर अपने इस सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ आपने करना क्या है, इस चैनल को लाइक करना है और इस चैनल के नीचे जो एक लाल बटन है उसको सब्सक्राइब करना है, उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी हमारी नई वीडियो वो आप, और एक बेल आइकॉन है उसे दबा दें कि जो भी हमारी नई वीडियो अपलोड होगी उसकी इंफॉर्मेशन आपको पहुंच जाएगी और आप उसको आराम से देख के अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी।